हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इससे पहले अपन थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं। आप यहाँ डायग्राम पे देख रहे हो पैराथायरॉयड, इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड में पीछे की साइड में यानी पोस्टीरियर साइड में उपस्थित है। एक दो एक साइड में और ये एक दो दूसरी साइड में, तो टोटल कितनी हो गई? दो जोड़ी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं जो कहाँ उपस्थित हैं? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर वाले भाग में जो है धसी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसका वैसे थायराइड ग्लैंड से डायरेक्ट ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, खाली इसकी पोजीशन वहाँ पर है, इसकी उपस्थिति वहाँ पर है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हम लेते हैं इसका डेवलपमेंट इसका भी एंडोडर्मल है। जिस तरह से थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट एंडोडर्मल था, यानी भ्रूण की एंडोडर्मल लेयर से इसका विकास होता है और भ्रूण के तीसरे और चौथे ग्रसनी थैली से यह बनती हैं। किससे? तीसरे और चौथे ग्रसनी थैली से यह पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का निर्माण होता है। जैसे मैंने पहले बताया, पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड में ये दो जोड़ी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स उपस्थित हैं। ऊपर वाली जो हैं, ये दोनों ऊपर वाली जो हैं इन्हें कहेंगे सुपीरियर, और नीचे वाली दोनों पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या कहलाएंगी? इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो ये भी कहाँ हुई? ये हो गई इसकी पोजीशन। अब हम लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहले आते हैं अपन, दो जोड़ी हैं, टाइनी राउंड स्ट्रक्चर, छोटी साइज़ की हैं, और ये कहाँ पर है? एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस में धसी हुई रहती हैं। कलर कैसा है इसका? येलोइश ब्राउन, या हम कह सकते हैं मस्टर्ड कलर। सरसों का जो कलर होता है मस्टर्ड कलर। ठीक है। एवरेज साइज़ होती है इसकी 6 × 4 × 2 mm, यानी 6 mm लेंथ, 4 mm विड्थ और 2 mm थिकनेस। ये मैक्सिमम है इसकी साइज़। और अप्रॉक्सीमेट वेट होता है इसका 190 मिलीग्राम। ठीक है। और जो ब्लड सप्लाई थायराइड को होती है, जो ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड को होती है, तो इनकी भी ब्लड सप्लाई विनोसस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज दोनों का सेम है। क्या बताया मैंने? ब्लड सप्लाई, विनोसस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है, जो थायराइड ग्लैंड का है, वही सिमिलर है किसका? पैराथायरॉयड ग्लैंड का। यानी जो ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड को हो रही है, वही ब्लड सप्लाई पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी हो रही है। ठीक है। अ थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल सेपरेट्स द ग्लैंड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। जैसे मैंने बताया, इसमें ये थायराइड ग्लैंड के अंदर धसी हुई है, तो एक थिक कनेक्टिव टिश्यू, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, बाहर इसके एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और यह कनेक्टिव टिश्यू की लेयर इसको इससे क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर आगे, इसमें यहाँ देखिए, अ थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल सेपरेट्स द ग्लैंड्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड किससे बनी होती है? उपकलीय कोशिकाओं के स्तंभों से, यानी एपिथेलियल सेल्स से ही बनी होती है। और इन एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में महीन फाइब्रस बैंड्स पाए जाते हैं, तंतु बैंड्स पाए जाते हैं जो इन स्तंभों को सेपरेट करते हैं। कुछ फैट सेल्स होती हैं इनके बीच में, और इनके बीच में रक्त पात्र उपस्थित होते हैं, ब्लड साइनसेस। ठीक है। तो ये किसके बनी होती हैं? उपकला कोशिकाओं की बनी होती हैं। बीच बीच में फाइब्रस बैंड है, कुछ फैट सेल्स हैं, और रक्त पात्र भी उपस्थित होते हैं। अब हम लेते हैं इसमें कोशिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो कहलाती है प्रिंसिपल सेल, या जिसे हम कहते हैं चीफ सेल, और दूसरी कहलाती है ऑक्सीफाइल सेल्स और इओसिनोफिल सेल्स। ये जो इसके नाम हैं, इनमें ही इसका फंक्शन क्लियर होता है। जैसे प्रिंसिपल मुख्य है ना, यह चीफ सेल, तो ये जो सेल्स हैं, यह जिस समय पैराथायरॉयड ग्लैंड बनती है तब से ही इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है। और यह हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जबकि ऑक्सीफाइल सेल्स जो हैं या इओसिनोफिल सेल्स जो हैं, इनको नाम इओसिनोफिल सेल्स इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इओसिन के द्वारा
अभिरंजित होते हैं। यहाँ डिफरेंस बताया गया है चीफ सेल एंड ऑक्सीफिल सेल्स में। चीफ सेल्स सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, जो मेन हार्मोन है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, ये एक ही हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे PTH के नाम से लिखा जाता है, और यह सिक्रीट होता है चीफ सेल के द्वारा। तो चीफ सेल्स की जो कोशिकाएं हैं उनका केंद्रक बड़ा होता है और उनमें गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हो कि यह क्या है, कई केमिकल्स का सिक्रीशन और सिंथेसिस इसमें होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चीफ सेल्स हैं इनमें प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो PTH यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं और उसे सिक्रीट करते हैं। चीफ सेल्स साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं, जबकि कंपैरेटिव अगर हम लें ऑक्सीफिल सेल्स जो हैं दे आर मच लार्जर बट लेस अबंडेंट, यानी साइज़ में बड़े होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं, और इनका कार्य देयर पर्पस इज़ अननोन, इनका कार्य अभी तक जो है अननोन है, और इनकी संख्या जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन ऑक्सीफिल सेल्स की संख्या भी बढ़ती है, और प्यूबर्टी एज से पहले इनकी संख्या जो है वो कम होती है। यहाँ रेड पेन से जो मैंने इनको बिल्कुल डिफरेंशिएट किया है, चीफ सेल PTH सिक्रीट करते हैं, हल्के कलर के होते हैं क्योंकि अभिरंजित नहीं हुए ईओसिन से, और इनमें केंद्रक बड़ा होता है, संख्या में अधिक होते हैं, खुद साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि ऑक्सीफिल सेल्स संख्या में कम होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, ईओसिन डाई ग्रहण करते हैं और वयस्कों में इनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीफिल सेल्स मे बी डिराइव्ड फ्रॉम चीफ सेल्स, कि ऑक्सीफिल सेल्स जो है वो चीफ सेल्स के द्वारा ही बनते होंगे एट प्यूबर्टी के टाइम पर, क्योंकि यह बर्थ के टाइम पर केवल चीफ सेल्स उपस्थित होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में, उस समय ऑक्सीफिल सेल्स उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यह अनुमान लगाया जाता है कि ऑक्सीफिल सेल्स का निर्माण चीफ सेल्स के द्वारा ही होता होगा। ये पहले आपको बता दिया था कि कुछ फैट सेल्स भी जो हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में उपस्थित होते हैं। अब हम लेते हैं हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसे कहते हैं PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इसका केमिकल नेचर क्या है, यह पॉलीपेप्टाइड होता है इन नेचर, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन नेचर का है ये। अब इसका फंक्शन जो है क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें ब्लड भी सम्मिलित है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, और यह जो कार्य है, इसका जो कार्य है यह हमने जो थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था, कैल्सीटोनिन हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड में जो मेन हार्मोन है जो फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करती हैं वो तो है थायरोक्सिन, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स जिन्हें C सेल्स भी कहते हैं वो सिक्रीट करती हैं कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन का जो फंक्शन है वो PTH के फंक्शन से बिल्कुल क्या है, विपरीत है। तो हमने जैसे कैल्सीटोनिन में पढ़ा कि कैल्सीटोनिन तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर रही है, कैल्शियम के लेवल को क्या करती है, कम करती है। तो इसका क्या फंक्शन है, यह ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और फॉस्फेट जो है इसे मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित करता है, ठीक है। यानी फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को तो कम कर रहा है लेकिन कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। तो ब्लड के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना ये कार्य है PTH का, और इसका यह विपरीत है किसके, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है उसके कार्य के विपरीत है। यहाँ मैंने कर रखा है इन दोनों का, कैल्सीटोनिन एरो नीचे यानी कि कैल्शियम के लेवल को बॉडी में कम कर रहा है, और PTH एरो ऊपर यानी कि इंक्रीजेस बॉडीज कैल्शियम लेवल, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को जो है इंक्रीज कर रहा है, और इन दोनों की ही आवश्यकता होती है जिसके कारण जो है बॉडी के अंदर कैल्शियम का राइट लेवल बना रहता है। प्रॉपर जितना कैल्शियम चाहिए
उतना कैल्शियम जो है जब बॉडी में बना रहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कैल्सिटोनिन और पीटीएच आपस में को एग्जिस्ट यानी कि सही तरह से संतुलित करके कार्य करें। ठीक है, अब हम लेते हैं कंट्रोल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर रही है, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो यह जो है यह कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो ही इसको नियंत्रित करता है। वो इसको क्या करता है? नियंत्रित। जैसे यहाँ बता रखा है नेगेटिव फीडबैक। क्या है? नेगेटिव फीडबैक ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ देखो आप, यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट करेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड को, जिसके परिणाम स्वरूप पैराथायरॉयड ग्लैंड पीटीएच को सिक्रीट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा? इंक्रीज़ करना है ना कैल्शियम का लेवल ब्लड में। तो यदि डिक्रीज़ हो जाता है तो ये खुद जो कैल्शियम का लेवल है जो ब्लड में, तो ये ब्लड जो है ये स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण पीटीएच हार्मोन सिक्रीट होता है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई है, यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई है तो ये क्या करता है? प्रिवेंट द रिलीज ऑफ पीटीएच। तो पीटीएच का रिलीज होना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इस तरह से कैल्शियम का लेवल विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ये अपने आप में नियंत्रित करता है पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। ठीक है, अब हम लेते हैं कैल्शियम का जो बताया कि भाई कैल्सिटोनिन तो कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है ब्लड में या बॉडी में, और जबकि जो है पैराथायरॉयड हार्मोन इसको क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम लेते हैं कि कैल्शियम का क्या काम है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मेन 3 सिस्टम मैंने लिखे हुए हैं, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स जो इम्पल्सेस भेज रही हैं, जो सूचनाएं भेज रही हैं, तो इन सूचनाएं या इम्पल्सेस को भेजने के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। यदि प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं होगा तो नर्व सिस्टम सही तरह से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है या इम्पल्सेस जो कन्वे हो रही है उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूसरा हम लेते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में भी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, जिसके कारण बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो विजुअल ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, उनमें जो मसल्स जो इनवॉलेंट्री हैं, जो अपने आप काम कर रही हैं, तो उन मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर कैल्शियम का अमाउंट होगा तो ही वो प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम कार्य करेगा। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम को कैल्शियम क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करते हैं? बोन पर डिपॉजिट होते हैं, जिससे जो बोन है वो मजबूत होती है। यहाँ मैंने लिख रखा है स्केलेटल सिस्टम को मजबूती प्रदान करना कैल्शियम का सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो स्केलेटल सिस्टम है ये एक तरह से बोन का स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, और जैसे जैसे शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लो कैल्शियम की कमी हो रही है ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो जब कमी महसूस होती है तो स्केलेटल सिस्टम या बोन से कैल्शियम को प्राप्त कर लिया जाता है, यानी वापस से प्राप्त कर लिया जाता है। तो एक तरह से स्केलेटल सिस्टम, जिस तरह से हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से निकाल सकते हैं, तो उस तरह से स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होना ये इसका जो है सेकेंडरी फंक्शन है, यानी ये जो प्रोवाइड स्ट्रेंथ है ये सेकेंडरी फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन है इसका क्या कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन होना है ताकि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम सही तरह से कार्य कर सकें। तो ये था कैल्शियम का फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक हार्मोन पीटीएच तो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है और दूसरा कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। तो हमने पढ़ा कैल्शियम का क्या रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में। तो 3 जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कैल्शियम। ठीक है, अब हम लेते हैं जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, इस हार्मोन का क्या फंक्शन है, यानी पीटीएच हार्मोन का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने बताया नर्वस सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम और तीसरा क्या है? स्केलेटल सिस्टम।
तो कुल मिलाकर के ये तभी सही तरह से काम करेंगे जब कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, सही होगी। ठीक है, अब हम पहला लेते हैं कहाँ कहाँ से PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन जो है इस कैल्शियम को ले सकता है, किसमें, ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं किडनी। किडनी का क्या काम होता है, यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और टॉक्सिक कुछ मिनरल्स होते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो किडनी के द्वारा जो है यूरिन फॉर्मेशन होकर के मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि उसमें क्या है, आवश्यक कोई मिनरल्स हैं और जिनमें से कैल्शियम भी एक है, तो कैल्शियम जो है इसे क्या कर लिया जाता है, वृक्क नलिका के दूरस्थ कुंडलित पार्ट जो है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होना है और सिक्रीशन होना है, तो उस वाले भाग से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण की क्रिया में कैल्शियम को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और फॉस्फोरस और पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन तो बढ़ा, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी फॉस्फेट को यूरिन के साथ बाहर जाने दिया जाता है और कैल्शियम जो जा रहा है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस ब्लड में। ठीक है, इस तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। इसी तरह से हम सिस्टम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम खाना खाते हैं, खाने के साथ जो हम कैल्शियम लेते हैं, दूध के साथ और अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ में जो हम कैल्शियम लेते हैं, तो जब भोजन का जो है पाचन और अवशोषण हो जाता है, उसके बाद में उसमें जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। इस तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। जबकि यहाँ पर भी फॉस्फेट जो है इसको मूत्रीय उत्सर्जन में वृद्धि होती है, यानी मूत्र के साथ इसको बाहर जाने दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है नोट की, इस क्रिया में यानी जो भोजन लिया है और जिसका अवशोषण हुआ है उसमें कैल्शियम का जो अवशोषण होना है, इसके लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है, विटामिन डी आवश्यक है। आप लोगों ने कभी एडवर्टाइजमेंट सुना होगा बॉर्नविटा का, या जो बूस्ट वाले जो केमिकल्स होते हैं, है ना, तो उसमें आपने सुना होगा कि आप दूध तो लेते हो लेकिन दूध का कैल्शियम लगता है या प्राप्त होता भी है। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर या कोई भी खाने का प्रोडक्ट है, उसका जो कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होना है उसके लिए विटामिन डी का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो विटामिन डी सहायक है। अब हम लेते हैं थर्ड सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। जैसे मैंने बताया बोन्स क्या काम कर रही हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो रहा है बोन के ऊपर। ठीक है, तो रक्त में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यानी बोन्स की जो सेल्स हैं उसमें प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से बोन्स मजबूत होती हैं। लेकिन जब शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इंटेस्टाइन वाले भाग से या किडनी वाले जो है नेफ्रॉन के वाले भाग से प्राप्त करने के बाद भी यदि कमी हो रही है ब्लड में कैल्शियम की, तो ऐसे टाइम पर देह में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इन बोन्स जिसमें कि कैल्शियम स्टोर है, यहाँ से कैल्शियम को निकाल कर रक्त में लाया जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर इनकी अनुपस्थिति में यानी पीटीएच की अनुपस्थिति में विटामिन डी भी अपना कार्य भली भांति से नहीं कर पाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये पीटीएच हार्मोन जो है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? जो थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं। तो ये है इसका हार्मोन का फंक्शन। अब हम लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मनुष्य में कितना कैल्शियम होना चाहिए। तो सामान्यतः मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में, कितने में? प्रति 100 ml रक्त में 12 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 4 से 5 मिलीग्राम फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है। तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए आवश्यक है? वापस हम इन तीनों चीज़ों को ले लेते हैं। अस्थियों में वृद्धि यानी बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ हो, पेशी टोन यानी मसल्स सही तरह से कार्य करें, और तंत्रिकीय सक्रियता हेतु, सामान्य तंत्रिकीय सक्रियता हेतु यानी नर्वस सिस्टम या नर्व इम्पल्सेस सही तरह से कंडक्ट हो सकें। तो बोन्स
मसल्स और नर्व सिस्टम। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर सही तरह से काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि सामान्यतः प्रति 100 ml रक्त में कितना कैल्शियम होना चाहिए, 12 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए और 4 से 5 मिलीग्राम फॉस्फेट होना चाहिए, तब ये तीनों सिस्टम सही तरह से कार्य करते हैं। अब हम लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। जिस तरह से नॉर्मल चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड कम मात्रा में हार्मोन सिक्रीट कर रही है तो, या पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है तो, ठीक है, तो दोनों से ही क्या होगा, दुष्परिणाम होंगे। एक्सेस भी किसी चीज़ का दुष्परिणाम करता है और कम हो तो भी दुष्परिणाम होते हैं। तो पहले हम लेते हैं हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, अल्प, तो कम मात्रा में यदि सिक्रीट हो रहा है पीटीएच तो इससे होने वाले रोग को कहते हैं पीटीएच टिटेनी। टिटेनी में यानी टिटनेस शब्द से लिया गया है ये शब्द। टिटेनी में क्या होता है, लॉकिंग ऑफ जॉ, यानी जबड़े क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। मसल्स, मस्कुलर पेन होता है, क्रैम्प्स इन योर लेग्स, बाइटें या ऐंठन हो जाती है पैरों में, पेट में, चेहरे पर। क्यों? क्योंकि इसका संबंध किससे है, मस्कुलर सिस्टम से है, नर्वस सिस्टम से है और स्केलेटल सिस्टम से है, तीनों से है ना। तो यदि ये कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब जो है मसल्स सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो शुरू का पॉइंट है, लॉकिंग ऑफ जॉ, यानी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, जबड़े बंद हो गए। मसल्स में पेन हो रहा है, पाँव में या हाथों में या पेट में या चेहरे पर क्रैम्प्स यानी कि जो है ऐंठन हो रही है ना, या ट्विचिंग और स्पास्म ऑफ योर मसल्स पर्टिकुलरली अराउंड योर माउथ, चेहरे के पास में, हाथ में, आर्म्स में, थ्रॉट में, गले में, तो यहाँ की नसें खिंच जाती हैं। कई बार तो ना अचानक से नस खिंच गई, नॉर्मल नहीं आ पा रही है, ठीक है। फैटिग्यू और वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकान होने लग जाती है। डिप्रेशन और एनेक्सिटी, यदि हमारा नर्वस सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा है, हमारी मसल्स बार बार खिंच रही हैं, तो स्वाभाविक है क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एनेक्सिटी होगी और इसमें पैची हेयर लॉस, यानी जगह जगह से जो है बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को वापस हिंदी में लिखा गया है, जैसे जबड़ों का भिंचना, पेशियों का अकड़ना, नेत्र पेशियों का ऐंठन होना, कंपन व थिरकन का होना, क्योंकि जो है नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो है मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही हैं और मसल्स सही तरह से काम नहीं कर पा रही हैं। थकावट होना, कमजोरी होना, अवसाद होना और इसमें श्वास का तेज आना, हृदय गति का बढ़ना, तापमान में वृद्धि होना, लार का अधिक मात्रा में निकलना। तो ये सिम्टम्स हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यानी पीटीएच की कमी से होने वाला रोग, जिसे कहते हैं पीटीएच टिटेनी। ठीक है, ये सिम्टम्स वही हैं जो टिटनेस में होते हैं। अब यहाँ है, ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति तब होती है जब कैल्शियम के सीरम में 5% से अधिक कमी आ जाए। कितने से अधिक कमी आ जाए? 5% से अधिक यदि कमी आती है तो पीटीएच टिटेनाई का रोग होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर होने से क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में यदि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, पीटीएच सिक्रीट हो रहा है, तो मेन जो रोग है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है हार्मोन का? हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। अब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो ये क्या करेगा, बोन्स जिसमें कि कैल्शियम है, डिपॉजिट है, स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, तो वहाँ से भी कैल्शियम को लेने लग जाता है। ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है ना, तो ज़्यादा वहाँ से भी कैल्शियम को लेने लग जाता है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स के अंदर पोर्स, छिद्र होने लग जाएंगे, एंड ऑस्टियोपेनिया यानी हड्डियों के अंदर एक अजीब सी थकान, हड्डी वाली जो थकान होती है वो। ठीक है, तो पीटीएच की मात्रा में वृद्धि के कारण अस्थियों से कैल्शियम निर्मुक्त होकर के रक्त में बढ़ने लगता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पीटीएच का सेकेंडरी फंक्शन है, इट्स नॉट इट्स प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन है क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो उन बोन्स से ही कैल्शियम को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो स्वाभाविक है यह बोन्स में से कैल्शियम को क्या करने लग जाता है, रिलीज़ करने लग जाता है और ब्लड में जो है एब्जॉर्ब होने लग जाता है वो कैल्शियम वहाँ से। ठीक है, तो इससे हड्डियाँ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कोमल हो जाएंगी। जी मिचलाना, प्यास का अधिक लगना, उल्टियाँ आना, भूख का कम लगना, मूत्र का अधिक आना,
कमजोरी, मस्तिष्क के कार्यों में ह्रास। अब यहाँ देखो ये एक चीज़ से रिलेटेड है सारी। एक चीज़ कौन सी है? बोन्स का कोमल होना, क्योंकि वहाँ से कैल्शियम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, कैल्शियम जो है वो वहाँ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इससे क्या है, अस्थियाँ कोमल होती हैं। जी मिचलाना, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो गया है, ठीक है। प्यास अधिक लग रही है, वही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो रहा है, तो उसको दबाने के लिए प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो उल्टी ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा पानी पिया जा रहा है तो मूत्र ज़्यादा आ रहा है ना। और इतना पानी पी रहे हैं तो भूख कैसे लगेगी? भूख नहीं लगेगी, कमजोरी आ जाएगी। और मस्तिष्क के कार्यों में ह्रास, क्योंकि मस्तिष्क में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, प्रॉपर मात्रा में जो है इम्पल्सेस जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। अब यहाँ इसमें और क्या होता है, देखो ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ में यहाँ पर क्या है, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन और कार्डियो एरिहाइनियस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो स्टोन जो कि एब्जॉर्ब कर लिया है ब्लड में, तो वो जो है वो किडनी में जाकर कई बार जमा हो जाता है, क्योंकि किडनी से वहाँ वो यूरिन के द्वारा जा नहीं पा रहा है ना, तो वो वहाँ जमा होने लग जाता है, तो किडनी काम करना बंद कर देगी, किडनी में स्टोन हो जाएंगे। या आर्टरीज और वेन्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उन आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल है वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लड फ्लो जो नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल ना होकर के ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ क्या जम गया है, कैल्शियम जम गया है आर्टरीज और वेन्स में। तो जो है इससे ये आर्टरीज और वेन्स भी सही तरह से कार्य नहीं करेंगी। हार्ट तक जो ब्लड जाना चाहिए या हार्ट से जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें धमनियों की भित्ति और वृक्क की नलिकाओं में कैल्शियम जमा हो जाता है और जिससे वो इनको क्या कर देता है, इनके कार्य को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। अब हम लेते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो रूटीन डायग्नोस में तो क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने से ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, जैसे बताया था 100 मिलीग्राम 100 ml के अंदर, पर 100 ml के अंदर कितना होना चाहिए, 12 मिलीग्राम होना चाहिए, है ना। तो वो मेज़र करके देख लेते हैं, तो उससे पीटीएच का पता चल जाता है कि भी कितना लेवल पीटीएच है और कितना कैल्शियम और अदर मिनरल्स हैं, ठीक है। या दूसरा क्या कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट करके। तो यूरिन टेस्ट करके भी क्या कर सकते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का पता लगाया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पीटीएच हार्मोन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।